वेलकम टू डिंगो न्यूज। दोस्तों, हम पहुंच जाएंगे फिर से चांद पर। अब चाहे तो चांद में जाए और वापस आए। 1972 में पहली बार नील आर्मस्ट्रांग चांद पे पहुंचे थे, यह हम सबको पता है। लेकिन उसके बाद से आज तक कोई इंसान चांद के जमीन पर अपना पैर नहीं रखे है। आपसे आप चांद पे जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और चाहे तो वापस भी आ जाए। नासा ने यह चैलेंज ले लिया है। आर्टेमिस 1972 के बाद पहली बार लोगों को चंद्रमा पर उतरने की नासा की परियोजना है। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक नया अंतरिक्ष यान और एक नया रॉकेट बनाया है। आइए एक नजर डालते हैं उन अविश्वसनीय मशीनों पर जो इंसानों को चांद पर वापस लाने में मदद करेगा। आप स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। ये SLS है, स्पेस लैंड सिस्टम के लिए छोटा। इसे पृथ्वी से बहुत दूर तक अंतरिक्ष यान भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। SLS शनि V के बाद सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। सैटर्न V 1960 और 70 के दशक में अपोलो मून मिशन के लिए रॉकेट था। लॉन्च पैड पर आर्टेमिस I रॉकेट 98 मीटर ऊंचा खड़ा होगा। बिग बैंग के घंटाघर से 2 मीटर ऊंचा। सैटर्न रॉकेट की तरह ये एक दूसरे के ऊपर खड़ी अवस्थाओं में विभाजित है। और देखिए, ये ठोस रॉकेट बूस्टर रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाने के लिए अधिकांश जोर प्रदान करते हैं। वे हर सेकंड 6 टन ठोस ईंधन जलाते हैं। उन्हें 2 मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा और कोर स्टेट रॉकेट SLS को पृथ्वी के कक्षा में धकेल देगा। मुख्य चरण अनिवार्य रूप से एक विशाल ईंधन टैंक है जो 180 से अधिक तरल गैस ठंडा से भरा होता है। और कल आपने देखा होगा, नासा लाइव दिखा रहे थे, तो वहाँ वो जब रॉकेट लॉन्च करने गए तो उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। ये जो तरल गैस भरा हुआ है ना, ये जम गया था और बर्फ हो गई थी। सिर्फ उस बर्फ को वो लोग गला रहे थे और बहुत ज्यादा गैस बाहर निकल रही थी। मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये देखा है। ये केवल 8 मीटर से लगभग 2 मिलियन लीटर तरल हाइड्रोजन और 7,40,000 लीटर तरल ऑक्सीजन को जला देगा। तरल ईंधन का एक ओलंपिक स्टीमिंग पूल है। जब ईंधन खत्म हो जाता है तो मुख्य चरण दूर हो जाता है और ऊपरी चरण के इंजन आर्यन कैप्सूल को कक्षा में रखने के लिए थोड़े समय के लिए आग लगाते हैं। अब ओरियन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर अपना रास्ता बनाना होगा। यात्रा में कुछ दिन लगते हैं और ओरियन 70,000 किलोमीटर के दूर कक्षा में जाने के लिए अपने थ्रम्बस्ट को फायर करने के पहले सना से 100 किलोमीटर के करीब पहुंच जाएगा। यात्रा को शुरू करने के लिए एक अंतिम रॉकेट स्टैंड है, अंतरिक्ष कार्यजनिक प्रोपोटन चरण ICPS पृथ्वी के चारों ओर ओरियन को गति देगा और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग इसे अंतरिक्ष में गुलेल के बाहर निकलने के लिए करेगा। इस पैंतरेबाजी को ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। एक बार जब ओरियन चंद्रमा पर पहुंच जाएगा तो ICPS अलग हो जाएगा। ICPS अपने इंजनों को अंतिम बार विस्फोट करेगा और सूर्य को परिक्रमा करते हुए अपने दिन व्यतीत करेगा। ओरियन के 2 खंड है, कैप्सूल और सर्विस मॉड्यूल। साथ में वो लगभग 8 मीटर लंबे है। सर्विस मॉड्यूल यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बनाया गया है और अंतरिक्ष यान के चलाने के लिए मार्गदर्शन कंप्यूटर और थ्रस्टर रखता है। कैप्सूल वो जगह है जहां चालक दल रहता है। भविष्य के मिशनों पर ओरियन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाएगा, लेकिन आर्टेमिस I के लिए सीटों पर टेस्ट डमी का कब्जा होगा। अपोलो मिशन के तुलना में अंदर का स्थान बड़ा है, लेकिन 4 लोगों को रहने के लिए ये अभी भी 9 क्यूबिक मीटर से कम है। ये लगभग उतनी ही जगह है जितनी आपको एक मध्यम आकार के टूरिस्ट वैन पे मिलती है। चालक दल कैप्सूल में अधिकतम 21 दिन तक रह सकते हैं। अगले आर्टेमिस मिशन पर जो भी मनुष्य यात्री रहेंगे वो कक्षा में अंतरिक्ष में रहने वाली यात्री के हिसाब से पृथ्वी से सबसे दूर होंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ये कैप्सूल ध्वनि की गति से 32 गुना तेज गति से यात्रा करेगा।
केनेडी स्पेस सेंटर में पैड 39B पर सवार आर्यन अंतरिक्ष यान के साथ चंद्रमा नासा आर्टेमिस रॉकेट के सामने सेट होता है। जैसे मैंने कल ही आपको बताया, नासा ने अपने अमावस्या रॉकेट के प्रक्षेपण के अंतिम मिनट के समस्या के कारण अस्पष्टीकृत इंजन के समस्या के कारण बंद कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कितनी जल्दी नासा फिर से इस रॉकेट को लॉन्च करेगा? और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।